नमस्कार। शिक्षक भर्ती कार्यक्रम हेतु चलाए जा रहे इस विशेष मुहिम में दिशा निर्देशन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने भाषा शिक्षण के अंतर्गत कई सारे विषयों को लेकर चर्चाएं की थी। जो कक्षाएं प्रसारित की जा रही हैं हिंदी से संबंधित, उसे कई लोग देख भी रहे हैं और कुछ सुझाव भी दे रहे हैं। उन सभी रचनात्मक सुझाव देने वाले मैं परीक्षार्थियों को, साथी भाइयों को मैं सादर नमन करता हूं। आज जो हम विषय देख रहे हैं वह है भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो दूसरी इकाई है, उसमें शिक्षण पद्धतियां या शिक्षण विधियां भी हम कह सकते हैं। इसका भाग 1 यानी भाग पहला हम आज देख रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की थी, लेकिन निर्धारित समय में हमें पहले यह बताया गया था कि मतलब इस रिस्ट्रिक्ट टाइम में आप इसको पूर्ण करना है, और इसके चलते जो अन्य विधियां थी, जो पद्धतियां थी, उन पद्धतियों को हम न ले सकें, ऐसी योजना तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उन योजनाओं को हम पुनः जो है बात करके उसका पुनः संचालन करने की बात यहाँ पर बताई गई थी। इसलिए हालांकि ये चर्चा पहले भी हो चुकी थी, लेकिन इसमें कुछ नई बातें जोड़कर जो है आज हम पुनः यहाँ पर उपस्थित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण पद्धतियाँ या फिर शिक्षण विधियाँ भाग 1। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। माने एक विषय को छात्र को कक्ष में शिक्षक किस विधि से पढ़ाना चाहते हैं, किन किन पद्धतियों को अवलंबन करके उसको पढ़ाना चाहते हैं, उसे ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है कि शिक्षण विधि क्या है। यह जो टर्म है शिक्षण विधि नामक, यह जो एक टर्मिनोलॉजी है, इसका जो अर्थ है वो काफ़ी व्यापक अर्थ में वहाँ पर निकलता है। एक और तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियाँ एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं। यानी शिक्षण कक्ष में अध्ययन करते समय हम छात्रों से या फिर छात्रों को एक पाठ से संबंधित जो बातें बताने के लिए जिन विधियों का या जिन पद्धतियों का हम अवलंबन करते हैं उसे विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत कई प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं और प्रणालियां, योजनाएं भी आती हैं। पाठ योजनाएं भी इसी का एक निहित भाग हम कह सकते हैं। इसलिए एक और इसके मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनेक प्रकार की योजनाएं, प्रणालियाँ इसमें सम्मिलित की जाती हैं, और साथ साथ दूसरी ओर इन विधियों में या इन पद्धतियों में कई प्रकार की प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली जाती हैं। कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना भूल है, क्योंकि युक्तियाँ किसी विधि का अंग हो सकती हैं, संपूर्ण विधि नहीं। मतलब कभी कभी कुछ लोग समझते हैं कि मतलब ये जो विधि है या युक्तियां हैं, युक्तियां मतलब अलग अलग प्रकार की युक्तियों को अपनाकर किसी पद्धति को पढ़ाना या फिर किसी पाठ का अध्ययन कराना छात्रों को। ये युक्ति मतलब किसी एक विधि का अंग हो सकता है, लेकिन संपूर्ण विधि वो कतई नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकती। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है। एक ही प्रकार की जो आपकी युक्ति है वह जो है कई प्रकार के विधियों में या फिर पद्धतियों में हम लोग देख सकते हैं या फिर उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसलिए शिक्षण पद्धतियाँ जो है वो हमेशा जो है किसी एक युक्ति के आधार पर ना होकर संपूर्ण विधि नहीं बन सकती है। कोई भी विषय पढ़ाने के लिए विषय सामग्री और अध्यापक जरूरी है। ये मूलभूत नीड हमारी आवश्यकता है।
ये बेसिक नीड है कि मतलब कक्ष में पूरे मिनिएचर्स हैं, शिक्षण प्रणालियों को उपयोग में लाए जाने वाले वे सब चीज़ें हैं, लेकिन छात्र ही नहीं है। या फिर छात्र हैं, सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं भी हैं, पढ़ाने के लिए कक्षा में अध्यापक नहीं है, तो भी कार्य अधूरा हो जाता है। इसलिए कोई भी विषय पढ़ाने के लिए विषय सामग्री और अध्यापक बहुत ज़रूरी है। अध्यापन बिना विधि अथवा पद्धति के कोई भी अर्थ नहीं चल सकता, किसी भी प्रकार से जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने कई प्रकार के नई नई पद्धतियों को या विधियों को प्रविष्ट किया था, आविष्कार किया था। उन्हीं में से कुछ आज हम देखेंगे। वे हैं, पहली जो पद्धति है वह है निगमनात्मक तथा आगमनात्मक। क्या है? निगमनात्मक तथा आगमनात्मक। यानी पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के दो ढंग हो सकते हैं। एक में छात्रों को कई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। मतलब जो पाठ्य वस्तु है, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उसमें जो निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया है, उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के कक्ष में उसे छात्रों के समक्ष प्रेषित करने के दो पद्धतियां हो सकती हैं। एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। कोई सामान्य सिद्धांत छात्रों को बता दिया जाए और उसकी जांच करने के लिए, उसकी जांच की पुष्टि करने के लिए उदाहरण भी हम लोग दे सकते हैं। यह पहला भाग। दूसरे में पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। पहली विधि को निगमनात्मक विधि और दूसरी विधि को आगमनात्मक विधि कहते हैं। यानी जहां पहले कुछ उदाहरण देकर बाद में कुछ सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, वह जो है आगमनात्मक निगम। दूसरा जो है उसमें पहले जो है हम किसी सामान्य नियम को हम निकालते हैं, उसके पश्चात जो है हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, और ये कहलाता है निगमनात्मक। मतलब जिसमें पहले उदाहरण देकर बाद में सामान्य नियम निकाले जाते हैं, वह आगमनात्मक। निगमनात्मक वह होता है जिसमें पहले सामान्य नियम देकर जो है उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। ये दो क्वाइट अपोजिट है, ये दो एक दूसरे की भिन्न है, इसलिए इसको आसानी से याद हम लोग रख सकते हैं। उसके पश्चात है संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक। दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षण विधि के दो अन्य प्रकार हो सकते हैं। पाठ्यपुस्तक को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। ये विधियां हो या पद्धतियां हो, थोड़े से अटपटे लग सकते हैं, इसमें वाक्य रचनाएं बहुत बड़ी बड़ी आपको दिख सकती हैं, फिर भी उसमें जो विशेष बात है उस विशेष बात को आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षण विधि के दो अन्य प्रकार हो सकते हैं। पाठ्यपुस्तक को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। मतलब पहले अंग प्रत्यंगों को बताया जाता है, उसके बाद पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। यह है संश्लेषणात्मक विधि। इसके पश्चात हम देखते हैं तो जैसे हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला लिखाकर या सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। यदि हम हिंदी विषय की ही बात करें तो सबसे पहले जब हम छात्रों को कक्षा में पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय पहले वर्णमाला जो है वह सिखाते हैं, उसका ज्ञान हम पहले छात्र को कराते हैं। उसके पश्चात शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं, वाक्य से
अनुच्छेद, अनुच्छेद से पूरी किताब है। मतलब ये जो हायरार्की है, यह जो ये जो क्रम है उसमें कि पहले वर्णमाला पढ़ाना, उसके पश्चात छात्रों को उसके शब्दों के ऊपर ध्यान दिलाना, शब्दों से वाक्य बनवाना, वाक्य से और किसी, मतलब ये जो चेन सिस्टम है, मतलब ये पढ़ाने की जो पद्धतियां हैं वो संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धतियों में आती हैं। परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाएं तो यह विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी। विश्लेषणात्मक में क्या होता है? पहले शब्द और अंत में वर्ण। पहले शब्द हमने लिख दिया और बच्चों से पूछ रहे हैं कि मतलब इसमें कौन कौन से वर्ण छिपे हैं। हो सकता है कि छात्र वर्ण के जानकारी प्राप्त किया ही न हो, इसलिए सबसे उचित विधि यही होगी कि पहले छात्र को वर्णमाला का ज्ञान कराएं। वर्ण, इसमें स्वर हो, व्यंजन हो, उसके पश्चात मात्राएं हो, इन सारी चीज़ों का पहले ज्ञान कराने के पश्चात यदि हम दूसरी बातों पर विश्लेषण करके हुए सिखाएं तो, क्योंकि इसमें पूर्ण से अंगों की ओर चलती है, यह जो विधि है संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक जो है संपूर्ण से अंगों की ओर चलती है, पूर्ण रूप से होते हुए आगे बढ़कर अलग अलग विधाओं के रूप में उनका प्रायः मिलना। वस्तु विधि, यह एक नई विधि है, जबकि इसके शब्द से ही पता चल रहा है। शिक्षण एक प्रसिद्ध सूत्र है। शिक्षण का जब हम कार्य करते हैं तो उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर। हमने इससे पहले भी इसकी चर्चा की थी। मतलब जो पहले हमें ज्ञात है, जो स्थूल वस्तुएं हैं, उनका पहले छात्रों से परिचर्चा करते हुए ज्ञान दिलाना या ध्यान देना, उसके पश्चात अमूर्त की ओर, जो बातें हमें नहीं पता हैं उन बातों की ओर लेकर जाना, यह जो है वस्तु विधि की ओर संकेत करने वाला यह सूत्र कहलाता है, विधि कहलाती है। क्योंकि इसमें जो मूर्त से अमूर्त की ओर नामक जो बात कही गई है, वास्तव में हमें बाह्य संसार का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, जिसमें नेत्र प्रमुख है। यानी बाह्य संसार की ये सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम अपनी आँखों से देखते हैं। पहले हमारी आँखें इन सारी भौतिक चीज़ों का अवलोकन करती हैं। अवलोकन करने के पश्चात हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसका जो है क्रियान्वयन किया जाता है। किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही उसमें हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। अतः मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है। यानी यहाँ पर एक बात बताई गई है कि किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही उसमें पढ़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। मान लीजिए कोई कलम है या कोई संगणक है या फिर कोई छोटी किताब है। उस किताब को सबसे पहले जब हम अपने नेत्रों से, अपने आँखों से देखते हैं तो उसका सामान्य परिचय कि हाँ, यह जो है किताब है। इसमें कई प्रकार के पाठ्यांश दिए गए हैं, इसमें कई विधाओं का उसमें उल्लेख है। यहाँ पर बहुत सारे विषयों को सीखने की मिल सकता है करके हम जो है उसको रखते हैं। इस तरह से उसका सामान्य परिचय हमें एक एक वस्तु का मिल जाता है, क्योंकि हम जो है देखते ही कुछ ऐसे चीज़ों को पहचान लेते हैं कि मतलब उसमें क्या होंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसे क्या कहते हैं, ये सारी बातें। इसलिए आरंभ से वस्तु विधि का सहारा लिया जाता है, अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। मतलब जैसे हम किंडरगार्टन स्कूल्स में या फिर प्ले स्कूल्स में देखते हैं कि मतलब पहले छात्रों को जो है, मतलब बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके प्रदर्शनी लगाना है, एग्जीबिशन लगाना है, और उस प्रदर्शनी में छात्रों को अलग अलग काम से बताने हैं कि इसमें कौन कौन से फल हैं, आप उन्हें बता सकते हैं। यह फल किस रंग में है, इस फल की विशेषता क्या है, या फिर कलम, पुस्तक, पेन के माध्यम से या फिर वर्णमालाओं को अलग अलग मिनीचर्स पर लिखाकर वस्तु के माध्यम से उसे इस वस्तु को क्या कहते हैं, इस वस्तु के वर्णमालाओं के रूप में लिखकर बताइए। मान लीजिए आप आम का चित्र बता रहे हैं,
आम के चित्र को बताते समय उनको कहना है कि मतलब आम यह है, उसके बारे में चर्चा करने के बाद इसको लिखा कैसे जाता है, इसे लिखना कैसे है, तब वो पूरे के पूरे उन वर्णमालाओं को निकालेगा। वर्णमालाओं को निकालने के पश्चात जो है वो अ लिखेगा, उसके बाद आ की मात्रा देगा, फिर म लिखेगा और बताएगा आम। मतलब वस्तु को देखकर उसके बारे में लिखना, पढ़ना या फिर उसके संदर्भ में जो सामान्य जानकारी है उसको प्राप्त करना जो है वस्तु विधि के अंतर्गत आता है। यहां तक कि अमूर्त को भी मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है, और इसमें जो अमूर्त बातें होती हैं उन अमूर्त बातों को मूर्त रूप में बदलने का प्रयास भी इसमें हम लोग करते हैं। यह है वस्तु विधि, जो कि इस विधियों का जो है महत्वपूर्ण विभाग होता है। जैसे हमने एक परिभाषा तो जान ली कि वस्तु विधि में हम लोग करते क्या है। जैसे 3 और 2 5 को समझाने के लिए पहले छात्रों के सम्मुख 3 गोलियां रखी जाती हैं, फिर उसमें या उनमें 2 गोलियां और मिलाकर सबको एक साथ गिनाते हैं, तब 3 और 2 5 स्पष्ट हो जाता है। छोटी सी एक एक्टिविटी, छात्रों को उनके कक्ष में पहले कुछ 3-4 वस्तुएं रखने के लिए कहें। जैसे दृष्टिपत्र पर दिख रहा है, पहले 2 वस्तुएं रखें, उसके बाद 3 वस्तुएं रखें। 3 और 2 5 यह आपको बताना है, एडिशन बता रहे हैं। इसलिए आप सबसे पहले तो उन 2 गोलियों को रखिए, उन 2 गोलियों में फिर से वे बचे हुए 3 गोलियों को मिलाइए और छात्रों से कहिए कि अब इन सभी को एक साथ गुनिए, सबको एक साथ काउंट कीजिए। तब छात्र जो है एक एक मणियों को या फिर एक एक गोलियों को जो है काउंट करेंगे और उसका जो भी मतलब उत्तर आएगा वे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इस प्रकार सब मिलाकर एक साथ गिनाने से जो है छात्र किस प्रकार की भाषा को सीख रहा है, किस प्रकार के पद्धतियों का अवलंबन कर रहा है, इन सारी चीज़ों को जो है वो उस वस्तु विधि के माध्यम से बताते हैं। क्योंकि वस्तुएं, भौतिक वस्तुओं को जो छात्र देख रहा है, जैसे कक्ष में इसीलिए तो कहते हैं कि मतलब जो सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री को हम कक्ष में लाने के कारण छात्र जो लिखित भाग है उस लिखित भाग को पढ़ाने के या पढ़ने से अच्छा या पढ़ने से भी बेहतर उन विषय से संबंधित जो हम वस्तुएं ला रहे हैं उन वस्तुओं को देखकर वह और अधिक रूप से जानने की या फिर समझने की कोशिश करता है। इसीलिए सहायक सामग्री का जो है हमारे कक्ष में बहुत महत्वपूर्ण होता है योगदान। किसी भी प्रकार के पाठ को हो, चाहे आप वस्तु स्थिति से लेकर करें या छात्रों को फील्ड वर्क पर लेकर जाएं या उससे संबंधित जो मिनिएचर्स होते हैं, जो प्रारूप होते हैं, उसके जो चित्र या फिर मिट्टी से बने जो प्रारूप होते हैं, उनको यदि आप बताएंगे तो छात्र उन भौतिक वस्तुओं को देखकर अपने मस्तिष्क में उसको ठीक से रख पाएगा। या फिर एक पाठ है, आप पाठ को पढ़ा रहे हैं, केवल पढ़ते ही जा रहे हैं, छात्र जो है निरस हो जाएंगे और वे टाइड महसूस करेंगे। इसलिए कक्ष में जब हम पढ़ाते हैं, किसी विषय को पढ़ाते समय उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को लेकर अगर हम बताएं उदाहरण के रूप में, तो वह जो कार्य है सफल बन जाएगा। हो सकता है कि मतलब आप कक्ष में किसी एक वस्तु के बारे में बता रहे हो, मान लीजिए गाय के बारे में ही बता रहे हो। अब कक्ष में हम गाय को तो लेकर नहीं आ सकते हैं, उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, किसी चलचित्र के माध्यम से, किसी ऑडियो वीडियो के माध्यम से किसी एक गाय के चित्र को हम स्क्रीन पर डालकर इसे गाय कहते हैं और लगभग सब छात्र इसको जानते हैं। इसमें अलग से आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब जिस भौतिक वस्तु को आप देख रहे हैं, क्या आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं? क्या आप उसके बारे में और कुछ जानकारी दे सकते हैं? क्या आप उनके विविध अंगों प्रत्यंगों के बारे में आप जानकारी हमें प्रेषित कर सकते हैं? ऐसी चीज़ें जो है आप हमेशा उसमें बताने की कोशिश करनी चाहिए, और यही जो है वस्तु विधि में बताया जाता है। उसके पश्चात है दृष्टांत विधि।
सबसे पहले तो ये जो विधियां हो, पद्धतियां हो, हम जो पढ़ रहे हैं उसके शीर्षक की ओर ध्यान दीजिएगा। परीक्षार्थियों को मैं विशेष अनुरोध करता हूं। दृष्टांत विधि, दृष्टांत का अर्थ क्या होता है? उदाहरण, एग्जाम्पल। वस्तु विधि का एक दूसरा रूप है दृष्टांत विधि। इससे पहले जो हमने वस्तु विधि पढ़ी थी, उसकी चर्चा हमने की थी, उसका ही एक दूसरा नाम है दृष्टांत विधि, मतलब उदाहरण। वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, दृष्टांत विधि में उसी प्रकार दृष्टांतों के द्वारा, मतलब जहां वस्तुओं को बतलाकर यह संगणक है, यह कार है, यह आम है, यह शामपट है, यह पोछक है, ऐसे भौतिक वस्तुओं को बताकर हम छात्रों को नए विषय का ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार हम अलग अलग उदाहरणों को देते हुए, अलग अलग उदाहरणों को समझाते हुए छात्रों को नई जानकारी प्रदान कराते हैं। जैसे दृष्टांत दृश्य भी हो सकते हैं और श्रव्य भी। हम जो उदाहरण देते हैं वह हो सकता है कि भौतिक रूप से भी दें या फिर मौखिक रूप से उनको सुना भी सकते हैं। इसलिए उसमें दो राय नहीं कि मतलब दृष्टांत विधि जो है कक्षा कक्ष में बहुत से लाभकारी होता है। एक कक्षा का ही उदाहरण मैं बताऊंगा। छात्रों को जब पहली बार वे वर्णमाला सीखते हैं तो अब जो पद्धति अपनाई जा रही है उसमें सीधे सीधे वर्णमाला पढ़ाने को नहीं कहा जा रहा है। आपको केवल गीत के माध्यम से, गीत में भी कुछ विशेष ऐसे व्यंजनों को या स्वरों को लिया जा रहा है, केवल उन्हीं का चर्चा जो है आप पहले पाठ में करेंगे और उससे संबंधित जो चित्र आएंगे, उससे संबंधित जो शब्द आएंगे उसकी ही चर्चा होगी। मतलब छात्र को लगभग 1 साल के अंतर्गत लगभग 10 पाठ पढ़ने के बाद उसे स्वर, व्यंजन, मात्राओं पर अधिकार प्राप्त होगा। इसलिए जो दृष्टांत है, आप दृष्टांत किसी भी तरीके से दे सकते हैं, चाहे आप मौखिक रूप से दे सकते हैं या श्रव्य रूप से या दृश्य रूप से भी आप उसको दे सकते हैं। इसमें अब दृष्टांत विधि में हम करते क्या हैं, उसमें क्या क्या ला सकते हैं इसकी परिधि में, तो यहां पर बताया जा रहा है। इसमें चित्र, मानचित्र, चित्रपट आदि के सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। साथ ही उपमा, उदाहरण, कहानी, चुटकुले आदि के द्वारा भी विषय का स्पष्टीकरण हो जाता है। वस्तु विधि में हमने कई सारे वस्तुओं को बताया। दृष्टांत विधि में हम दिखा तो रहे हैं, लेकिन चित्रों के माध्यम से। मानचित्र, मानचित्र अर्थ क्या है? मानचित्र मैप्स को कहते हैं, पटालू जिसको हम तेलुगु में कहते हैं, उसमें। तो चित्रपट, मूवीज को भी लेकर जाकर हम छात्रों से समझा सकते हैं नई बातों को, आदि के सहारे स्पष्टीकरण करते हैं। साथ ही साथ उपमा, यदि हम व्याकरणांश की बात करें, उदाहरण, कहानी, चुटकुले आदि के द्वारा भी विषय का स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि छात्र नई बात को सीखें और उसे भूले भी ना। क्योंकि जैसे संस्कृत में कहते हैं कि मतलब पाक्षिको वैयाकरण, हर 15 दिन को व्याकरण का अध्ययन करना अनिवार्य है। यदि छात्र भी दिए गए वस्तुओं के उदाहरणों को, दिए जा रहे दृष्टांत विधियों को अगर वे हमेशा याद रखना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं, तो बताई गई बातों को पुनः पुनः दोहराना, अगेन एंड अगेन जो है उसका विश्लेषण करते रहना, चर्चा करते रहना, पढ़ते रहना, उसमें कुछ नई बातें हम लोग जोड़ सकते हैं क्या, इन सारी चीज़ों का जो है हमें अवलंबन करना चाहिए, जिससे ये विधि जो है आसान से बन सकती है। उसके पश्चात है कथन विधि एवं व्याख्यान विधि। कथन विधि, व्याख्यान, कथन यानी कहना, एवं व्याख्या विधि, लगभग ये दो भी जो है समानार्थी शब्द के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। वस्तु एवं दृष्टांत विधियों से ज्ञान प्राप्त करते करते जब बच्चे को कुछ कुछ अनुमान करने तथा अप्रत्यक्ष वस्तु को भी समझने का अभ्यास हो जाता है, तब कथन विधि का सहारा लिया जाता है। एक ही शिक्षा पद्धति का हम सदैव उपयोग नहीं करते हैं। मान लीजिए कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, केवल शामपट पर लिखते ही जा रहे हैं,
संपूर्ण कक्षा को आप केवल श्यामपट्ट पर ही पढ़ाएंगे। जब आप श्यामपट्ट पर लिख रहे होते हैं तो पीछे छात्र जो है बात कर रहे होते हैं, मतलब कक्षा में शांत वातावरण नहीं है। और जब शांत वातावरण नहीं रहता, अमूमन आपकी पढ़ाई या फिर आपके द्वारा दिया गया ज्ञान भी जो है वह शून्य कहलाएगा। इसलिए जब वस्तुओं को बतलाने के पश्चात, दृष्टांतों को कहलाने के पश्चात जब कथन विधि इसमें प्रयुक्त होता है तो बच्चों को कुछ अनुमान होने लगता है कि मतलब ये जो प्रत्यक्ष रूप से जो हमें अनुभूति हो रही है, इसकी जो बात है वह है कथन विधि से संबंधित बात। क्योंकि कथन विधि में हम हमेशा नई नई बातों को काल्पनिक दृष्टि में लेकर जाकर, काल्पनिक दृश्यों को अपनाकर जो है उसको समझाने का सफल प्रयास करते हैं। इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्यपुस्तक का ज्ञान दिया जाता है, परंतु इस विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं और पाठन प्रभावशाली नहीं होता। लेकिन कथन विधि में या व्याख्यान विधि में सबसे ज्यादा जो है अध्यापक ही बात करते हैं। छात्र केवल ऑडियंस बनकर प्रेक्षक का पात्र लेते हैं। इसलिए यह जो कथन प्रणाली है, पहले जो गुरुकुलाज में अध्ययन होता था, संस्थान बड़े बड़े थे, उसमें ये पद्धति चलाई जाती थी। मतलब प्राचीन गुरु के पास आप जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले हो, प्राचीन गुरु आपको कई सारी बातें जो है मौखिक रूप से बताएगा। उन मौखिक रूप से बताई गई बातों को आप ध्यान में रखना है। ध्यान में रखकर उससे संबंधित जो बातें हैं उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रयास आपको करना चाहिए। इसलिए ये जो बातें हैं इसमें अधिक से अधिक जो छात्र हैं वो श्रोता का रोल अदा करते थे। ऐसा न हो के अब जो है प्रणाली बदल गई है। उस बदली हुई प्रणाली में हम यह देखते हैं कि छात्रों को अधिक से अधिक बात करने का मौका दिया जा रहा है। और ऐसा यदि होता है उससे छात्र बात करने की क्षमता उत्पन्न करेगा, साथ साथ उसमें स्टेज फियर जिसे हम कहते हैं उसका भी दूर हो जाएगा। उसके पश्चात जो अलग अलग बातें हैं उसको भी हम बताने की हम कोशिश करने लगते हैं, निष्क्रिय नहीं होते हैं। ऐसा ये जो पद्धति है, यह जो विधि है, यह थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, उसको अधिक लोग नहीं मान्यता देते हैं। क्योंकि इसमें सक्रिय कौन होता है? अध्यापक, और निष्क्रिय छात्र। ऐसी मतलब हम प्रणाली को अपनानी चाहिए जिसमें छात्र अधिक से अधिक सक्रिय भाग लें, अध्यापक का काम बहुत कम हो। ऐसा अगर होता है तो वह कथन विधि एवं व्याख्यान विधि के अंतर्गत मान लेना चाहिए। कथन विधि एवं व्याख्या विधि में इसी से प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, मतलब इस विधि के अंतर में उन्होंने कहा था, बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट का जो योगदान है भाषा शिक्षण में हो या फिर शिक्षा शिक्षण में, जो है बहुत बड़ा योगदान है। वे कहते हैं बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान सीखना चाहिए। छात्र अपने आप से उस विषय को जानने के इच्छुक हों, छात्रों में वो क्यूरियोसिटी हो कि मतलब इसमें नई विषय की जानकारी हमें मिलेगी, हम इसे लेंगे। जब तक छात्रों की तरफ से कुछ नई बातें सीखने का विचार नहीं आएगा तब तक अध्यापक कुछ नहीं कर पाते। इसलिए शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट कहते हैं कि बालकों से कम बतलाना चाहिए, बच्चों को दूसरे बालकों से जो है कम बतलाना चाहिए और स्वतः ज्ञान सीखने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा यदि करते हैं तो ज़रूर जो है कथन विधि एवं व्याख्यान विधि उस पर शामिल हो जाएगी। व्याख्यान विधि इसी की सहचरी है। उच्च कक्षाओं में प्रायः व्याख्यान विधि का ही प्रयोग लाभदायक समझा जाता है। जैसे पाठशालाओं में पढ़ाने वाले व्यक्ति को अध्यापक कहते हैं या टीचर कहते हैं, वही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में या माफ़ कीजिए उच्चतर विद्यालयों में या फिर विश्वविद्यालय में जो पढ़ाते हैं उन्हें प्रोफेसर कहते हैं या फिर लेक्चरर कहते हैं। व्याख्यान विधि का अर्थ है लेक्चर मेथड,
और लेक्चर मेथड जो है हम 6वीं 7वीं के छात्राओं को या छात्राओं को नहीं इम्प्लीमेंटेशन कर सकते। 8वीं 9वीं के छात्रों को हम लोग दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि व्याख्यान विधि इसी की सहचरी है, कथन विधि की सहचरी है। उच्च कक्षाओं में प्रायः व्याख्यान विधि का ही प्रयोग लाभदायक होता है, इसलिए उन्हें लेक्चरर कहा जाता है। वे केवल लेक्चर देते हैं, केवल उस बात की चर्चा वो मोटा मोटी कर जो है चले जाते हैं। इसलिए इस व्याख्यान विधि का जो लाभ है वो कुछ लाभ के अंतर्गत भी आता है, कुछ आपको नुकसान पहुंचाने की है इसमें भी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कक्ष में पढ़ाते समय अनुभूति के विषय हैं, इसलिए इन सारी बातों को बताने का जिक्र हो रहा है। उसके बाद है कथन विधि। कथन विधि में प्रायः हर्बर्ट के 5 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। कथन विधि जो है उसमें हर्बर्ट की जो पंचपदी है, जो 5 पद हैं, उनका उपयोग उसमें किया जाता है। अब वे 5 पद क्या है, तो यहाँ पर शामपट पर माफ़ कीजिए स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना या सिद्धांत स्थापन, आवृत्ति, प्रयोग। ये जो 5 सोपान है हर्बर्ट के, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना या सिद्धांत स्थापन, आवृत्ति और प्रयोग। हर्बर्ट की ये जो 5 सोपान है कई सालों से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के माध्यम से हम अध्ययन अध्यापन का कार्य बड़े ही सुचारू रूप से चला रहे हैं। कथन विधि, परंतु केवल ज्ञानार्जन के पाठों में ही 5 सोपानों का प्रयोग होता है। कौशल तथा रसास्वादन के पाठों में कुछ सीमित सोपान का ही प्रयोग होता है। इसमें बताया जा रहा है कि केवल ज्ञानार्जन के पाठों में ही 5 सोपानों का प्रयोग होता है। कौशल तथा रसास्वादन के पाठों में कुछ सीमित सोपानों का ही प्रयोग होता है। कौशल तथा रसास्वादन, हमारी जो कौशल्य हैं उसके साथ साथ जो रसानुभूति हो रही है पाठ पढ़ने के पश्चात या फिर पद्य सुनने के पश्चात, उसमें एक ही सोपानों का प्रयोग होता है करके यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रश्नोत्तर विधि, इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। सुकराती विधि, यह जो विधि है सुकरात के द्वारा पहले इन्वेंट किया गया था। प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है, इसलिए इसे सुकराती विधि कहते हैं। प्रश्नोत्तर के विधि को समझाते हुए यह कहा गया है कि यद्यपि प्रश्न एक युक्ति है, एक आइडिया, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में माना है। सोक्रेटिस जिसको हम लोग कहते हैं, सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है, जबकि प्रश्न यद्यपि एक युक्ति माना जाता था। इसलिए प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि कहने का अर्थ यही है कि ये प्रश्नोत्तर विधि को जो है हमेशा प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान करते थे, इसलिए सुकराती विधि जो है इसे हम लोग कहते हैं। इसमें देखिए प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी के प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। तो इसमें क्या है कि प्रश्नकर्ता से प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी के प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। यानी प्रश्नकर्ता के द्वारा छात्र को कई सारे प्रश्न पूछते हैं या फिर कुछ ही प्रश्न पूछते होंगे, उसके बाद उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लाते हैं। मतलब जब छात्र को एक प्रश्न पूछा जा रहा है, उससे संबंधित पूरे वस्तुओं को वो देखेगा, ढूंढने का प्रयास करेगा और अंत में जो है उसका उत्तर बताने का वो प्रयास करेगा। ये पूरा जो है अपेक्षित उत्तर निकालने का या निकाला जाता है करके बताने का एक विधि, जिसे हम प्रश्नोत्तर विधि या सुकराती विधि के नाम से जानते हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जब से बाल मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा केंद्र न तो विषय है न अध्यापक। यह बात तो
बहुत ही मतलब जगह पर सही ठहरती है कि कई ऐसे शिक्षा केंद्र हैं और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा केंद्र न तो विषय है और न अध्यापक वरन छात्र हैं, तब से शिक्षण में सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए टर्म थोड़ा सा अलग है। जब से बाल मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा केंद्र न तो विषय है न अध्यापक वरन छात्र हैं, तब से शिक्षण में सक्रियता को अधिक से अधिक महत्व दिया जाने लगा, बल दिया जाने लगा है। यह है करके सीखना। मतलब छात्रों को परियोजना कार्य दे दीजिएगा, परियोजना कार्य देकर उसे किस प्रकार से लिखना है इसकी आप चर्चा करा सकते हैं। उसके पश्चात छात्रों को लिखते समय जो वर्तनी दोष करते हैं उसकी भी उनको हमेशा पुष्टि करती रहनी चाहिए। ऐसा करने से जो है आपकी एक तो हस्ताक्षर सुधरेगी और एक प्रश्न के उत्तर को हम कैसे लिखना है इसकी जानकारी भी हमें मिल सकती है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इसमें इसका अर्थ क्या है? स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल एक सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। इसमें जो छात्र है, जो बालक है, वह जो है अपने अनुभव के द्वारा सीखी गई बातों को पहले करता है, उसके पश्चात वह जो है उस पर एक नए विषय को लागू करके वो सीख लेता है। अर्थात जो छात्र को स्वानुभव मतलब स्वतः का जो अनुभव है, उसे स्वतः का अनुभव होने के कारण जो है वह हमेशा अपनी बात को अपने हिसाब से करने की सोचता है। इसलिए अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने लर्निंग बाय डूइंग मेथड को जो है अपनाने का प्रयास किया है। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो है कई सारी बातों को करना। जैसे अनुभव के द्वारा जो है हम लोग सीखते हैं, अनुभव के द्वारा ही हम लोग करते हैं, जिसमें छात्रों को स्वतः अनुभव के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर नए बातों को सीखने का उसको प्रयास किया जाता है। अर्थात स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत के रूप में इसको अपनाया जा रहा है। अतः रूसो से लेकर मॉन्टेसरी और ड्यूक तक सभी शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने तथा उसके द्वारा शिक्षा देने पर बल किया है। चाहे वो रूसो हो, मॉन्टेसरी हो, ड्यूक, जितने भी मतलब शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने बच्चे की ज्ञानेंद्रियों का अधिक कार्यशील बनाने के लिए तथा उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है। हमें जो ज्ञानेंद्रियां है उन ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन उपयोग करके हमें और अधिक कार्यशील बनना है, कार्यकुशल बनना है। क्योंकि ये ऐसी मतलब करके सीखना एक ऐसा सिद्धांत है, ऐसी पद्धति है जिसमें छात्र का दिशा निर्देशन केवल अध्यापक करते हैं। छात्र स्वयं को उनकी कापियों को लिखना है, उनके प्रयोग के वस्तुओं को इकट्ठा करना है, उनके सभी प्रयोग से संबंधित बातों को एक साथ करना ही यहाँ पर करके सीखना कहा गया है। वरना मान लीजिए आप कोई एक काम कर रहे हो, उस काम को करते करते उसके लिए जो निर्धारित वस्तुएं हैं जो वे खत्म हो चुकी हैं, उसके पश्चात आप उसका कैसे अनुसरण करेंगे कि आपका वह काम न रुके बल्कि चलते रहे। यह जो है तभी संभव होगा जब आप उस कार्य को इससे पहले कभी किए रहे होंगे या फिर उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए करके सीखना जो है रूसो, मॉन्टेसरी या ड्यूक, जितने भी शिक्षा शास्त्री थे, उन सभी के द्वारा बताए जा रहे उस बात का यहाँ पर पुष्टिकरण होता है कि ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने तथा उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया जाता है। महात्मा गांधी ने भी इसी सिद्धांत के आधार पर बेसिक शिक्षा को जन्म दिया था। अतः सक्रिय शिक्षा के या फिर सक्रिय विधि के अंतर्गत
अनेक विधियां सम्मिलित की जा सकती हैं। करके सीखना में ये जो विधा है उसमें महात्मा गांधी का भी योगदान है करके यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी सिद्धांत के आधार पर बेसिक शिक्षा को जन्म लिया था। अतः सक्रिय विद्या के अंतर्गत अनेक विधियां सम्मिलित की जा सकती हैं। इस प्रकार से यह जो करके सीखना वाली जो बात है उसमें हम लर्निंग बाय डूइंग, हम छात्रों को स्वतः करने और उसका निरीक्षण करने, परीक्षण करने का आदेश देते हैं। हम उनका निर्देशन करते हुए उनको देखते रहते हैं। यह भी जो है छात्र के जो सृजनात्मक अभिव्यक्तियाँ होती है, जो उसमें निहित जो सृजनात्मक होती है, उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। ऐसा करने से वो स्वतः करेगा, स्वतः उसका अध्ययन करके स्वतः बातें बनाएगा, जिसमें अधिक आनंद प्राप्त होगा। जैसे शोध विधि, ह्यूरिस्टिक, योजना, प्रोजेक्ट, डाल्टन प्रणाली, बेसिक शिक्षा विधि इत्यादि। इसमें जो शोध विधि है, ह्यूरिस्टिक करके यहाँ पर बताया गया है, योजना यानी प्रोजेक्ट पर, विधि, डाल्टन, बेसिक शिक्षा विधि इत्यादि। तो इसके साथ साथ जो है हम यह भी देख सकते हैं कि जो बातें महात्मा गांधी ने कही थी उनके आधार पर यहाँ बढ़ने की बात कही थी। इसमें सक्रिय विधि के अंतर्गत अनेक विधियां सम्मिलित की जाती है करके यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसमें करके सीखना विधि में कई सारे बातों को शिक्षा शास्त्र में इसमें एक साथ मुक्त कंठ से जो है उसको सम्मिलित किया है। उसके पश्चात आता है शोध विधि। जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग द्वारा शोध विधि का प्रतिपादन हुआ था। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता था। मतलब देखिए यहाँ पर शोध विधि का हम इस प्रकार से अर्थ लगा सकते हैं कि मतलब किसी विषय से संबंधित बातों को पहले अध्यापक छात्रों को बता देते हैं। उसके पश्चात जो है छात्र उन बताए गए बिंदुओं का अनुसरण करते हुए अपनी ओर से कुछ नया जोड़ने का प्रयास करते हैं और उस परियोजना कार्य को या फिर शोध विधि को जल्द से जल्द है सबमिट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के द्वारा, जर्मनी के बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, उनके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है। मतलब छात्रों को ऐसे वातावरण में रखना है जहां स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने का प्रयास करते हैं, अन्यथा वह जो है निरर्थक होगा। शोध विधि का भी यही प्रावधान है कि उसमें वातावरण को ध्यान में रखते हुए स्वयं को जो है तथ्य को ढूंढने में निमग्न हो जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि मतलब ये जितने भी विधियां हैं उन विधियों को पढ़ते समय अगर आप डिस्टिंग्विश करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये लगभग आगमन विधि, निगमन विधि, ये लगभग थोड़े दूसरे इसमें भी आते हैं, इसलिए दोनों विषयों को आप जब लिखते हैं, उन दोनों विषयों को लिखते समय आप दोनों का डिस्टिंग्विश करते हुए पढ़ते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि अध्यापक कुछ नहीं करता और छात्रों को मनमाना काम करने को छोड़ देता है। सच पूछिए तो वह छात्र का पथ प्रदर्शन करता तथा उसे गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लाता है। अब शोध विधि का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब छात्रों को कुछ भी, हाँ अच्छा इसके बारे में लिखिए, इसके बारे में लिखिए, बताइए और हस्ताक्षर करा लीजिए, ऐसा नहीं। ऐसा यदि अध्यापक करते हैं तो छात्र गलत रास्ते का अपनाते हैं। गलत छात्रों को यदि छात्र अपनाते हैं तो मनमाना काम यदि करते हैं तो उसमें कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए छात्रों को सबसे पहले हम इंस्ट्रक्ट करना है कि इसमें छात्र ही अधिक से अधिक काम करना है जिनका यहाँ पर आवश्यकता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, सच पूछिए तो वह छात्र का समर्पण पथ प्रदर्शन करता तथा उसे गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लाता चलता है। मतलब यहाँ पर जो बातें कही गई है शोध विधि के अंतर्गत, वे जो है सदैव हमें पथ प्रदर्शित करते रहनी चाहिए। हमें जब हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब नया शोध हम लगाते हैं, तो उसके प्रति हमारी जो उत्सुकता होती है वो बहुत प्रेरणादायक होती है। वो हमेशा हमको पथ प्रदर्शित करती है कि मतलब आप
गलत रास्ते से नहीं जाना है, एक अच्छे रास्ते से चलना है। और अध्यापक होने के नाते अध्यापक भी कक्षा का निरंतर निरीक्षण करते रहना चाहिए। जो छात्र गलत रास्ते को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं उन्हें जो है हमेशा हटाकर, मतलब ये गलत रास्ता है, आप इस गलत रास्ते को न अपनाएं, जिससे आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो अधूरा रह सकता है करके हम बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब शोध विधि में केवल छात्रों को ही अपना काम करने के लिए दिया रहे, ऐसी बात नहीं है। हम उनका पथ प्रदर्शन करना है, दिशा निर्देशन करना है, ताकि छात्र हमेशा अपनी बात को समझ सके। उसके पश्चात आता है शोध विधि का ही अगला भाग। उसका लक्ष्य रहता है कि जो ज्ञान छात्र अपने निरीक्षण अथवा प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है उसे बताया न जाए। यानी छात्र इस शोध विधि के अंतर्गत जो ज्ञान प्राप्त करता है उस ज्ञान को अपने निरीक्षण अथवा प्रयोग द्वारा, क्योंकि जो बातें, देखिए यहाँ पर वस्तु विधि का भी हमने चर्चा की थी, साथ साथ दृष्टांत विधि की भी यहाँ पर हमने चर्चा की थी, और अब जो है शोध विधि की भी चर्चा हो रही है। मतलब ये तीनों के तीनों जो विधाएं हैं, मतलब जो पद्धतियां हैं, वे लगभग एक जैसे ही हैं। मूलभूत कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा बदल होगा, लेकिन अधिक से अधिक जो है ये एक ही लग रहे हैं। जैसे वस्तु विधि में हम छात्रों को भौतिक वस्तुओं का ज्ञान कराते हुए नए बात सिखा रहे हैं। दृष्टांत में नए नए बातों के उदाहरण देकर हम उनको समझा रहे हैं। शोध विधि में भी इसका लक्ष्य देखिए यहीं पर है कि जो ज्ञान आपने निरीक्षण अथवा प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है उसे बताया न जाए। छात्रों को यह नहीं बताया जाता कि मतलब आपने इस प्रकार से यह प्रयोग करने का प्रयास किया था, या अपने निरीक्षण तथा प्रयोग द्वारा प्राप्त करता है, उसे छात्र को नहीं बताने की अनुमति यहाँ पर कही जाती है। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं शिक्षण विधि को या फिर शिक्षण पद्धतियों को आगे बढ़ाकर लेकर जाने में ये कारगर सिद्ध होती हैं। इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो बातें हमको इसमें बताई जा रही हैं उनके अनुसार ये आगे बढ़ना है। जैसे करके सीखना में हमने देखा, लर्निंग बाय डूइंग में, कि मतलब जो स्वानुभव है उसके आधार पर चलना। इसलिए रूसो से लेकर मॉन्टेसरी और जॉन ड्यूक तक शिक्षा शास्त्रियों ने जो है इसकी आलोचना या फिर इसके संदर्भ में जो बातें हैं वो कही गई होंगी या बताई होंगी। तो करके सीखना जो पाठ था उसमें हमने देखा कि मतलब महात्मा गांधी ने भी इस सिद्धांत के आधार पर बेसिक शिक्षा का जन्म दिया था। लेकिन बेसिक शिक्षा जो है वर्धा शिक्षा का रूपांतरण करने के पश्चात कुछ लोग इस पर ये कर रहे थे कि इसमें केवल किन्हीं मतलब संबंधित बातों पर ही ध्यान दिया जाता है। इसलिए इस विधि को कुछ समय के बाद जो है इसको वहाँ से निकाल दिया गया था। मतलब सक्रिय विधि के अंतर्गत अनेक विधियां सम्मिलित की जाती हैं जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए था। जैसे शोध विधि है, ह्यूरिस्टिक जिसको हम कहते हैं, योजना, प्रोजेक्ट, डाल्टन प्रणाली, बेसिक शिक्षा प्रणाली। तो इन सारी चीज़ों का जब हम अध्ययन कर रहे थे, इन सभी चीज़ों को जब हम देख रहे थे, तो इन सभी में एक ही बात कॉमनली बताई गई थी कि मतलब छात्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए हम अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे प्रणालियों का या फिर पद्धतियों का अवलंबन हम लोग करते रहें। यदि ऐसा हम करते हैं तो सभी प्रकार की जितनी भी मतलब विधाएं हैं वह अपने आप में अच्छे साबित हो जाएंगी। शोध विधि भी हमने देखा जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। एक तरफ मैं हमेशा कहता हूं कि मतलब डिस्टिंग्विश करके पढ़िएगा। इससे क्या होता है कि मतलब आप जब पढ़ रहे होते हैं तब उसमें जो निहित बातें हैं, उसकी जो अलग अलग श्रेणियां हैं, उसका हमें पता चल जाता है। जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने या फिर जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा किस विधि का प्रतिपादन किया गया है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर शोध विधि का जो प्रयोग है या फिर शोध विधि का जो प्रतिपादन है वह किसके द्वारा किया गया है,
या फिर उसकी जन्मदाता कौन है, तो आपको उत्तर आना चाहिए कि यह जो है जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के द्वारा शोध विधि का प्रतिपादन हुआ था, या फिर आर्मस्ट्रांग के द्वारा शोध विधि का प्रतिष्ठान हुआ था करके हम लोग उसमें बोल सकते हैं और बता भी सकते हैं। उसके पश्चात हमने देखा कि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब शोध विधि में केवल छात्रों को ही चलिए काम कीजिए करके बता रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि हम उनका निरंतर निरीक्षण करते रहेंगे। यदि वो कोई गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उन गलत रास्तों को हम उनसे रूबरू करा के जो है अच्छे रास्ते पर चलने के लिए उनको हम लोग बताना। इसमें हमने यह भी देखा था कि मतलब इसका जो शोध विधि का जो लक्ष्य है, शोध विधि के लक्ष्य में हम देखते हैं कि मतलब अपने निरीक्षण अथवा प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है। जो भी ज्ञान है वो पूरा जो है वो अपने निरीक्षण के द्वारा या परीक्षा पद्धतियों के द्वारा भी अवलंबन कर सकता है। इसमें जो है एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ये जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते समय यह इस तरीके से बताया जाता है कि मतलब छात्र सर्वांगीण विकास प्राप्त करने के लिए, छात्रों का सर्वांगीण विकास होने के लिए हमें जो है सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। छात्रों के जो जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं को हम अलग से अलग मतलब उदाहरणों को देकर, दृष्टांतों को देकर हमें समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। और उसके पश्चात अगर हम देखें तो इस विधि का प्रयोग पहले तो विज्ञान की शिक्षा में किया गया था, फिर धीरे धीरे गणित, भूगोल तथा अन्य विषयों में भी प्रयोग होने लगा है। यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसका प्रयोग केवल विज्ञान शिक्षण के लिए किया गया था, और ऑब्वियसली इसका उत्तर होगा शोध विधि। अब इसमें समय रहने के बावजूद भी जो है प्रश्नों का जो स्वरूप है यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि प्रश्न स्वरूप हम इसी प्रकार के आएंगे करके यह तो दावा नहीं कर सकते हैं, नहीं करना भी चाहिए। एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि मतलब इसमें से ये क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न जो है हमें आने के संभावनाएं हैं। यदि आते हैं तो उसका उत्तर हमें कैसे देना है, उसका अनुसरण कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को जब हम ध्यान में रखकर चलेंगे तो अनायास रूप से शिक्षा और शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण सूत्र जो है हमेशा आपको याद रह जाएंगे। उसके पश्चात यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग हो रहा है। केवल पहले जो है विज्ञान विषय से संबंधित बातों को ही इसमें सम्मिलित किया जाता था, लेकिन बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए केवल विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाली बातों की चर्चा, परिचर्चा या फिर पठन पाठन करने से तो बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि यह जो शोध विधि है लगभग हर क्षेत्र में, गणित, भूगोल, अन्य विषयों, विज्ञान आदि सभी विषयों में यह लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें जो है हमने यह देखा कि जितने भी मतलब विधियां हैं, कथन विधि हो सकती है या फिर व्याख्यान विधि हो सकती है, उन सभी विधियों को हम हमेशा जो है अपने साथ आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कथन विधि हो या फिर कोई भी विधि हो, उसका जो निरंतर बदलाव उसमें जो आता है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि मतलब बच्चों को कम से कम एक मतलब बतलाना चाहिए उन्हें कि अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान करके सीखने का वो प्रयास करें, क्योंकि छात्र केवल सुनने के लिए नहीं आते हैं, वे तो ज्ञानार्जन करने के लिए आते हैं। और ज्ञानार्जन करने का एकमात्र तरीका है कि मतलब आप सीधे अपने पाठ्यपुस्तक को लेकर किसी भी शिक्षण सूत्र को अपनाते हुए या किसी भी शिक्षण पद्धति को अपनाते हुए यदि आप अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुँचती हैं तो इससे और कोई मतलब खुशी नहीं होगी। क्योंकि शोध विधि का प्रतिपादन करते करते भी हम लोग यह बताएं कि मतलब तथ्यों को ढूंढना, नई नई बातों की जानकारी हमें छात्रों तक लेकर जाना, यह भी जो है हमारे विषय का एक मूल भाग होता है। तो इस विभाग में जो कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो दूसरी इकाई है, उस दूसरी इकाई के अंतर्गत हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, जिसमें शिक्षण सूत्र, शिक्षण पद्धतियाँ या शिक्षण विधियाँ,
ये सारी चीज़ें थी। तो इस कक्षा में जो पद्धतियाँ हैं, भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ, भाग 1 से संबंधित हमने आज अध्ययन किया था। इसमें जो जितने भी मतलब पद्धतियाँ हैं, विधियाँ जो हैं, उन सभी विधियों को आत्मसात करके, उन सभी विधियों का बारीकी से अध्ययन करके, यदि हम उसमें नए नए बातें जोड़कर प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, यह यदि हम बताने की कोशिश करें या फिर इस प्रकार से यदि हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यह बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला विषय है। क्योंकि जो सामान्यतः हम बताते हैं कि मतलब जो चीज़ें हम लोग करना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं, उसमें केवल और केवल छात्रों का योगदान नहीं होता है। छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए हम एक कड़ी के माध्यम से उसके साथ जुड़ना है, और उस जुड़ते समय हम छात्रों को कहाँ पर किस पद्धति का, किस विधि का उपयोग करना है, ऐसा करने से उसमें किस प्रकार के ज्ञान का वृद्धि हो सकता है, या फिर गलत रास्ते पर चलने वाले बच्चों को हम किस प्रकार से सत्मार्ग पर ला सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ों का जो है हम उन्हें बताना चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छे छात्रों का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि आज के ही छात्र कल के भविष्य के निर्माता हैं। इसलिए हम जिस व्यथा से गुजर रहे हैं, उस व्यथा का, या व्यथा नहीं कह सकेंगे, बल्कि जो छात्रों की जो पीड़ाएं हैं, उसे किस प्रकार से हम समझें, उसे दूर करने के लिए कौन सी विधि कारगर सिद्ध होगी, इन सभी का ज्ञान जो है अध्यापक के पास होना अनिवार्य है। और चाहे वो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत हो या फिर स्थूल शिक्षण के अंतर्गत हो, या फिर किसी भी प्रकार की पद्धति का जब हम अवलंबन करेंगे, तब हम याद रखना है कि मतलब इसमें से ये प्रश्न जो है आने की संभावना हो सकती है। छात्र का और अध्यापक का संबंध जो है वो किस प्रकार से बनाए रखना चाहिए, या फिर इसमें कौन से पद्धति को हम लोग अवलंबन कर सकते हैं, ऐसी कई चीज़ों को हम लोग इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। भले ही उदाहरण कुछ अलग हों, उदाहरण हो या फिर दृष्टांत हो कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन बातें तो वही कही जाएगी जो इस विधि के अंतर्गत या फिर इन पद्धतियों के अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो परीक्षार्थियों को मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि मतलब उदाहरण देते समय यदि अपने ही कक्ष के उदाहरण यदि मैंने लिए हैं तो थोड़े से आपको अटपटे लग सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक बातें बताने की कोशिश कर रहा था कि कक्ष में कौन कौन सी विधियों को अपनाते समय कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें आते हैं और उनका समाधान कैसे करना चाहिए। तो यह था भाग पहला, शिक्षण पद्धतियाँ या शिक्षण विधियाँ, जो भाषा शिक्षण की इकाई 2 का ही यह एक अंग था। इसके पहले भाग में हमने कई प्रकार की विधियों का अध्ययन यहाँ पर किया है। इसके पश्चात जो इसका जो दूसरा भाग है, और कई विधियाँ हैं, ऐसा नहीं कि मतलब केवल इतने ही विधियों पर ये समाप्त हो जाएगा। अगले मतलब नए विधियों के साथ इसके दूसरे भाग में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए विराम। नमस्कार।